दोस्तों आज के इस वीडियो में फेमस इंडियन पॉलिटिकल पर्सनालिटी की 20 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर से संबंधित, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना है। शुरू करते हैं लेक्चर को। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में। और लैब में महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, एक ऐसा जूस बना रहे हैं जिसको जो भी पिएगा वो हमेशा सही बोलेगा। उसके मुंह से हमेशा ट्रूथ मतलब सच ही निकलेगा। गांधी जी ने हमेशा बोला है कि सच बोलना है, तो वो क्या कर रहे हैं, बोले मेरे बोलने से तो कुछ काम चलेगा नहीं, फाइनली मुझे एक ऐसा जूस बनाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करके जिसको लोग पिएंगे तभी जाकर लोग सच बोलेंगे। तो ठीक है भैया, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपके दिमाग में पूरा सेट हो चुका है। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, और एक ऐसा जूस बना रहे हैं जो कि सच बुलाएगा लोगों को, ट्रुथ निकलेगा उनके मुंह से। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जो बुक हमको याद हो गई है, वो याद हो गई है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जब भी आप इस बुक को देखोगे एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट और वो सच निकालने वाली कहानी दिमाग में आएगी कि गांधी जी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक ऐसा जूस बना रहे हैं जिसको लोगों को वो पिलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सरोज खान को हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस डांसर एंड कोरियोग्राफर। तो ये क्या कर रही है फ्रेंड्स, डांस कर रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डांस करते करते इनके गोल्डन विंग्स आ गए। क्या आ गए इनके गोल्डन विंग्स। इतना खूबसूरत डांस किया जाता है इनके द्वारा कि भगवान ने खुश होकर इनको गोल्डन विंग्स दे दिए। क्या दे दिए, गोल्डन विंग्स दे दिए। बट यहाँ पर जो विंग्स आए ना, वो थोड़े से ब्रोकन है, थोड़े थोड़े जो विंग्स है वो टूटे हुए हैं। ठीक है भैया, पर गोल्डन विंग्स तो मिले इनको, तो कितनी अच्छी किस्मत है। तो ये इमेज आपके दिमाग में हमेशा सेट हो चुकी है कि सरोज खान जो है वो डांस कर रही है एंड भगवान ने खुश होकर उनको क्या दे दिए, गोल्डन विंग्स दे दिए। तो एकदम से डांस करते करते उनके गोल्डन विंग्स निकल आए। तो यहाँ पर सरोज खान से फ्रेंड्स जो पर्सनालिटी का नाम निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है सरोजनी नायडू। सरोज खान, सरोजनी नायडू, बिल्कुल सिमिलर हमको समझ में आ जाएगा। इनके गोल्डन विंग्स निकल आए थे और विंग्स ब्रोकन थे, कहीं कहीं से ब्रोकन थे। तो इसको हम देख सकते हैं कि गोल्डन से हमारा बनेगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग से बन जाएगा द ब्रोकन विंग। तो ये दो बुक है सरोजनी नायडू की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये छवि, ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। आप चाह के भी नहीं इसको भूल सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आप बिल्कुल क्वेश्चन सही करोगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम, देखना आप कितने आसानी से सारे क्वेश्चन सही टिक करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो एक लाइन में लगे हुए हैं। और ये लाइन जो है ना, ये कौन सी लाइन है, वीज़ा की लाइन है। तो इमेजिन करिए कि आप खड़े हुए हो और आपके पीछे अंबेडकर जी खड़े हुए हैं। आप एकदम टर्न करते हो, पूछते हो उनसे कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताते हैं कि वेट कर रहा हूँ मेरे वीज़ा के लिए। तो आपको लगता है कि अरे यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी है और इनको वेट करना पड़ रहा है, तो आप उनको बोलते हैं कि सर आप आगे चले जाइए, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके साथ में घटना घटती है। और इमेजिन करो ये खुद को वहाँ पर खड़ा रखकर कि आपके साथ में ये घटना घटी है, तो आप हमेशा के लिए इस सिचुएशन को अपने दिमाग में सेट कर लोगे। कभी भी आपको भीमराव अंबेडकर की बुक का नाम पूछेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि लाइन में वो वेट कर रहे थे वीज़ा के लिए। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। कितनी आसानी से याद हो गया आपको, इसको भी आप कभी नहीं भूल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम सभी को पता ही है कि नितिन गडकरी जो है, इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। देश के अंदर हमको अलग अलग एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं और लगातार कई प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो जब भी ये अपने प्रोजेक्ट्स के निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, तो ये बिना मास्क के जाते हैं। कैसे जाते हैं, बिना मास्क के। बाकी इनकी जो टीम होती है वो सब मास्क लगा के रखती है, सिर्फ नितिन गडकरी जो है वो अनमास्क रहते हैं। तो यहाँ पर नितिन गडकरी की बुक का नाम यहीं से निकल कर आएगा, अनमास्किंग इंडिया। पूरा इंडिया घूम रहे हैं ये अनमास्क होकर। तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम इजीली याद रख सकते हैं कि नितिन गडकरी जी की बुक का नाम क्या है, अनमास्किंग इंडिया है। जितना हम फनी बनाने की कोशिश करते हैं, जितना हम एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उतनी आसानी से हमको वो डेटा हमेशा के लिए याद रहता है। तो ये भी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम शशि थरूर जी की बुक्स का। तो इमेजिन करिए कि आपको पहली बार शशि थरूर जी से मिलने का मौका मिला। जाने मानी हस्ती शशि थरूर जी, बहुत सारी नॉवेल लिखी है इन्होंने। तो आपको मौका मिला शशि थरूर जी से मिलने का, तो आप जाते हैं वहाँ पर उनसे मिलने। तो आपको जो मिलने का टाइम मिला वो मिला मिडनाइट में। कब मिला आपको, मिडनाइट में आपको टाइम मिलता है। आप उनके घर पहुँचते हैं। जैसे आप उनके घर में जाते हैं और आप देखते हैं कि शशि थरूर जी और नेहरू जी जो है
वो आपस में दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। तो आप एकदम से सोच में पड़ जाते हो कि नेहरू जी अभी कहाँ से आ गए और शशि थरूर जी उनके साथ में एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यही सब बातें आपके दिमाग में चलती जाती है। फिर शशि थरूर जी आते हैं, आपसे मिलते हैं और आपको ग्रेट खली की नॉवेल गिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एक नॉवेल गिफ्ट करते हैं, द ग्रेट खली की। तो आप खुश हो जाते हो कि वाह यार, चलो वेलकम तो अच्छा हुआ मेरा, मुझे एक नॉवेल गिफ्ट करी शशि थरूर जी ने। ठीक है, आप फिर उनके पास में बैठते हो, बातचीत करने लगते हो। तब आप उनसे बोलते हो कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि पैरा एथलीट है और उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्या बोलते हो आप उनसे कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि पैरा एथलीट है एंड उसको क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो शशि थरूर जी बोलते हैं कि ठीक है, वो बन सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, उनको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर उनको एक स्टेटमेंट बोलना होगा हमेशा कि आई एम अ हिंदू। क्या बोलना होगा, आई एम अ हिंदू। तो इस तरीके से वो आपकी मदद करते हैं और आपके फ्रेंड को, जो पैरा एथलीट है और प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है, उसके लिए वो आपको आइडिया देते हैं। तो इस तरीके से आपकी मुलाकात कंप्लीट होती है और द ग्रेट खली की जो नॉवेल आपको मिली है वो नॉवेल लेकर आप अपने घर पर आ जाते हो। तो ये एक आपको शशि थरूर जी से मिलने का मौका मिला और ये एक्सपीरियंस आपके हमेशा दिमाग में सेट हो गया है। तो पूरी स्टोरी से आपको 5 बुक उनकी याद हो जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो शशि थरूर जी से आपको मिलने का मौका मिला। कब मिला, मिडनाइट में। तो मिडनाइट से बनेगा इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड चीज, आप जैसे ही वहां पर उनके घर में जाते हैं, आप देखते हैं कि नेहरू जी के साथ में शशि थरूर जी मिलकर क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। तो यहीं से ही हमको सेकेंड बुक का नाम निकल कर आता है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आपकी उनसे बातचीत होती है तो वो आपको द ग्रेट खली की नॉवेल गिफ्ट करते हैं। तो यहीं पर ही तीसरी बुक निकल कर आती है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। फिर आप उनसे बातचीत करते टाइम बोलते हैं कि मेरा पैरा एथलीट एक दोस्त है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो यहाँ पर चौथी बुक निकल कर आती है, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक, शशि थरूर जी के द्वारा। एंड लास्ट में वो आपको आइडिया देते हैं कि जहाँ पर भी जाना है उनको क्या बोलना है, आई एम हिंदू बोलना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। तो पांचवी बुक आती है, वाई आई एम ए हिंदू। ये पांचवी बुक है जो कि शशि थरूर जी की इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो पांचों बुक का नाम आपको दिमाग में सेट हो चुका है। पूरी स्टोरी आपको अपने आप को खड़ा रखकर वहां पर इमेजिन करना है। एक बार अच्छे से दिमाग में सोचकर पूरा स्टोरी इमेजिन कर लीजिए। उसके बाद कोई भी रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुरंत ये कहानी आपके दिमाग में चलेगी एंड करेक्ट आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये पांचों बुक हमको याद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप नेल्सन मंडेला जी को देख पा रहे होंगे। नेल्सन मंडेला, हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अफ्रीका के अंदर रंग भेदभाव को लेकर कई आंदोलन किए। अपना पूरा जीवन इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने में समर्पित कर दिया। तो ये जो संघर्ष था इनका, इतना आसान नहीं था। इन्होंने अफ्रीका के अंदर ये मैसेज देने के लिए गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसको लेकर एक लंबी वॉक करी है इन्होंने। पूरा अफ्रीका घुमा इन्होंने। तो एक लॉन्ग वॉक करी इन्होंने पूरे अफ्रीका में और ये मैसेज अफ्रीका के अंदर फैलाया और आंदोलन किया। तो इमेजिन करिए कि अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला जी क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग वॉक कर रहे हैं, पूरे अफ्रीका को घूम रहे हैं और इस लॉन्ग वॉक के जरिए उन्होंने इस मैसेज को अफ्रीका के अंदर फैलाया और रंग भेद जो है वो खत्म किया। तो यहाँ से हमको निकल के आता है नेल्सन मंडेला की बुक का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉलिटिशियन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप स्टोरी में देख सकते हैं कि अर्जुन कपूर को हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। इनको किसी बुक के इनॉग्रेशन में जाना था। इमेजिन करिए कि बुक के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे, अचानक से इनके हाथ से ग्रेन्स जो थे, ग्रेन मतलब जो अनाज होता है ना, अनाज, वो गिर जाता है और सैंड पर फैल जाता है। अब वैसे भी ये लेट हो रहे थे तो परेशान होते हैं एकदम से। फिर सैंड में से ये क्या करते हैं, जो अनाज गिर गया था उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं और इकट्ठा करके ग्लास के अंदर डालते जाते हैं और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी फटाफट ये काम कर रहे होते हैं क्योंकि इनको बुक इनॉग्रेशन के लिए जाना होता है। तो इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन आपके दिमाग में सेट हो जाती है। अर्जुन कपूर को आप इमेजिन कर रहे होंगे, सैंड के ऊपर बहुत सारा अनाज गिरा हुआ है, ग्रेन्स गिरे हुए हैं और उसको वो इकट्ठा कर रहे हैं और ग्लास में डाल रहे हैं। तो अर्जुन कपूर से बनेगा हमारा अर्जुन सिंह और बुक का नाम बनेगा अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम। यहाँ पर अगर आप वर्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी एंड अर्जुन कपूर के साथ में घटना घटी और आप इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर चुके हो। एग्जाम में आएगा, 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पर्सनालिटी हमारे सामने वो है किरण बेदी। किरण बेदी को हम सभी लोग जानते हैं, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी। इनकी बुक का नाम याद करना है, बहुत ही सिंपल है,
फ्रेंड्स, किरण बेदी जी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये फियरलेस है, डरती नहीं है किसी से भी। और इन्होंने जो अपना काम किया है वो बिल्कुल फियरलेस होकर अपना काम किया है। किसी भी गुंडे बदमाश किसी से भी नहीं डरी है ये। तिहाड़ जेल में भी इन्होंने फियरलेस होकर काम किया है। चाहे गवर्नेंस की बात हो तो भी इन्होंने फियरलेस होकर काम किया है। तो फियरलेस वर्ड जो है ना, ये इनके साथ में जुड़ गया है, किरण बेदी जी के साथ में। तो किरण बेदी जी की जो बुक का नाम है वो है फियरलेस गवर्नेंस। कितनी आसानी से याद हो गया है, फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टीवी के एक बहुत ही फेमस शो की बात करते हैं, रोडीज की। रोडीज के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा और बहुत लोगों ने तो काफ़ी एपिसोड देखे भी होंगे। तो यहाँ पर रोडीज की बात कर रहे हैं हम। तो रोडीज में स्टार्टिंग में हम सभी को पता ही है कि रघुराम और रणविजय जो है ये रोडीज को जज करते थे। तो बोल सकते हैं कि रोडीज जैसे शो के 3 पिलर जो थे वो कौन थे, रघु, राम और रणविजय थे। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि रोडीज शो के 3 इंपॉर्टेंट पिलर कौन है, तो वो कौन है, रघु, राम और रणविजय। तो यहाँ पर रघु, राम, रणविजय से एक नाम निकल कर आया, रघुराम राजन। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, द थर्ड पिलर। 3 पिलर कौन है रोडीज के, रघु, राम और रणविजय। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये 3 पिलर थे। तो रघु, राम, रणविजय से बना रघुराम राजन और 3 पिलर से बना द थर्ड पिलर इनकी बुक का नाम। हो गया आपको याद ये। चलिए इसके बाद देखिए, मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, 1991 की बात थी। मनमोहन सिंह जी उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। उस समय देश बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, हम सभी को पता ही है। भारत का खजाना भी खाली हो रहा था, देश को सुधारों की जरूरत थी उस समय। तो मनमोहन सिंह जी ने एक दिन अपनी टेबल पर एक बुक देखी, उस पर लिखा था चेंजिंग इंडिया। मतलब इंडिया को अगर चेंज करना है, ऐसी सिचुएशन से निकालना है, तो ये बुक काम आएगी। तो देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उस बुक को ओपन करते हैं। जैसे उस बुक को ओपन करते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती है, वो पढ़ते हैं एंड उनको समझ में आता है कि यहाँ से अब अगला स्टेप क्या लेना है। और देश में एलपीजी रिफॉर्म्स वो लेके आते हैं। हम सभी को पता ही है एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन सुधारों ने भारत के दरवाजे जो थे वो विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए। नई व्यवस्था भारत में शुरू हो गई। भारत की कंपनियों की जो इक्विटी थी, इक्विटी उसको विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, जिससे भारत में पैसा और अवसर भी आए। तो यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में 2 चीज़ें हमको समझ में आ रही है कि मनमोहन सिंह जी ने बुक देखी, उस बुक पे लिखा था अगर सिचुएशन को चेंज करना है तो इस बुक को पढ़ो। तो चेंज वाला एक शब्द उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था, चेंज करना है, चेंजिंग इंडिया। इस तरीके से एक बुक आप देख सकते हैं। तो जैसे उन्होंने वो बुक पढ़ी, वाकई में उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से चेंज कर दिया उस बुक को पढ़ने के बाद में। उस बुक को पढ़ने के बाद में वो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे और भारत की कंपनियों की इक्विटी जो थी, इक्विटी मतलब बेसिकली क्या होता है, कंपनी के शेयर्स ही होते हैं। बोल सकते हैं कि उस कंपनी का मालिकाना हक होता है छोटे छोटे फॉर्म में। तो उन्होंने भारत की कंपनियों की इक्विटी को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। तो ये 2 चीज़ें हमको समझ में आ रही है और यहीं से ही 2 बुक का नाम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड। पहला है चेंजिंग इंडिया एंड सेकेंड है इक्विटी से रिलेटेड द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट। तो इक्विटी वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं से आपको पूरी स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी। तो मनमोहन सिंह जी की ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है जिनसे जनरली एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में 2024 में इनका निधन हो गया, तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम में। इसके बाद हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के साथ में एक बहुत ही फनी इंसिडेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। एक बार वो अपने रूम में बैठे हुए थे और बुक को पढ़ रहे थे। काफ़ी दिनों बाद उनको समय मिला, क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और बहुत सारा काम करना था आज़ादी के बाद में, तो वो उन कामों में व्यस्त थे। बीच में उनको थोड़ा समय मिला, तो जैसे ही वो बुक पढ़ते हैं और बुक में से एक लेटर निकल आता है, तो देखते हैं कि बहुत ओल्ड लेटर है, ये बहुत पुराना लेटर है, लगभग आज़ादी से पहले का लेटर है ये। तो वो लेटर हाथ में लेते हैं और जैसे ही लेटर को ओपन करते हैं तो उसमें से एक बेंच निकल आती है। क्या निकल आती है? एक बेंच निकल आती है। जवाहरलाल नेहरू जी एकदम से सोच में पड़ जाते हैं, बोले अरे यार ये क्या यार, ऐसा क्या लेटर है यार जिसमें से बेंच निकल आई। तो ये एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट होता है, वो भी हंसने लग जाते हैं और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। बेंच से बनेगा फ्रेंड्स बंच, और यहाँ पर पुराना लेटर था मतलब ओल्ड लेटर। तो इनसे संबंधित जो बुक का नाम है वो है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। क्या है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो कितनी आसानी से हमको याद हो गया है। जब भी आप जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी कि वो एक बार बुक पढ़ रहे थे, बुक में से एक ओल्ड लेटर निकला जो बहुत पुराना था,
जैसे उन्होंने लेटर ओपन किया उसमें से एक बेंच निकली, तो बेंच से हमको देखिए सिमिलर साउंड वाला एक शब्द मिलेगा बंच, और ओल्ड लेटर में से निकली थी वो बेंच, तो यहाँ पर बन गया ओल्ड लेटर, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। सारे वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे, पूरी स्टोरी चलेगी दिमाग में और समझ में आ जाएगा कि ये बुक किससे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम याद करते हैं स्मृति ईरानी की बुक। हम सभी को पता ही है कि स्मृति ईरानी बीजेपी की एक गद्दावर नेता है, और इनसे रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगी। जब भी स्मृति ईरानी को हम देखते हैं तो इनके फेस पर हमको एक लाल बड़ी सी बिंदी दिखती है ना, तो लाल सी बड़ी सी बिंदी इनके फेस को हाईलाइट करती है। सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में बताता हूँ मैं कि इनके फेवरेट एक्टर का नाम पता है क्या है आपको? सलमान है। क्या है इनके फेवरेट एक्टर का नाम? सलमान खान है। तो इनसे संबंधित दो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको इनकी लिखित बुक की तरफ ले जाती हैं। पहली तो स्मृति ईरानी के फेस पर हमको एक लाल सी बड़ी बिंदी दिखती है जो उनके फेस को अलग से हाईलाइट करती है। तो लाल वर्ड जो है ये हमको एक तो समझ में आ गया। दूसरा, इनके फेवरेट एक्टर का नाम क्या है? सलमान है। तो अगर आप दोनों को वर्ड को जोड़ोगे तो नाम हमारा बन के आता है लाल सलमान, पर लाल सलमान इनकी बुक का नाम नहीं है, लाल सलाम बुक का नाम है। तो हो गया आपको याद ये। स्मृति ईरानी द्वारा लिखित पुस्तक है लाल सलाम, एक थ्रिलर उपन्यास है जो 2010 में जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले से प्रेरित है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। तो ये कहानी जो है एक युवा अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है। एक थ्रिलर उपन्यास है लाल सलाम, किसके द्वारा लिखित है? स्मृति ईरानी। तो जब भी स्मृति ईरानी का नाम आएगा आपके दिमाग में आएगा कि स्मृति ईरानी के फेस पर हमको एक वो लाल सी बड़ी बिंदी दिखती है जो कि उनके फेस को हाईलाइट करती है, हमको समझ में आ रहा है। तो लाल वर्ड मिल गया आपको। इनके फेवरेट एक्टर का नाम आपको तुरंत दिमाग में आएगा, सलमान इनके फेवरेट एक्टर है। तो लाल सलमान लाल सलाम तुरंत वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ लाल वर्ड भी पकड़ लोगे तो ऑप्शन में आपको देख के समझ में आ जाएगा एंड सही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मोदी जी से संबंधित मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ। कहानी शुरू होती है, मोदी जी ने जिनके सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, एक दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनको क्या दूंगा? मनी दूंगा। हर एक फॉलोअर को क्या दे रहे हैं? वो मनी दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले में वो एक काम कराना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि आपको गुजरात जाना है और वहाँ के संघर्षों के बारे में जानकारी जुटानी है, और उस पर बेस्ड मैं आपकी क्या लूँगा? एक एग्ज़ाम लूँगा। जो भी एग्ज़ाम में पास होगा उसको वॉर मूवी फ्री में दिखाई जाएगी। तो बोले ठीक है, सब लोग निकल पड़ते हैं भैया गुजरात की सैर पर, वहाँ के संघर्षों के बारे में पता करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। जो भी एग्ज़ाम पास कर लेता है उसको फ्री में वॉर मूवी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में टॉप किसने किया? टॉप किया है जो भारत की पहलवान है साक्षी मलिक। उन्होंने क्या करा है? इस एग्ज़ाम के अंदर टॉप किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या करते हैं? एग्ज़ाम के जो टॉपर है साक्षी मलिक, उनको साक्षी भाव से सर्टिफिकेट देते हैं, टॉपर का सर्टिफिकेट देते हैं। और आखिरी में मोदी जी का जो फेवरेट स्टेटमेंट है सबका साथ सबका विकास, वो कह के इस पूरी कहानी को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर मनी दे रहे थे तो सोशल हारमनी यहाँ पर एक बुक निकल कर आई। गुजरात के संघर्षों के बारे में जानने गए थे लोग, तो इससे बुक का नाम बना संघर्ष में गुजरात। उसके बाद में उस पर बेस्ड एक एग्ज़ाम हुई जिसको पास करने वाले व्यक्तियों को वॉर मूवी फ्री में दिखाई जा रही थी। तो एग्ज़ाम मूवी और वॉर मूवी देखने का मौका मिल रहा है, तो एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो यहाँ पर ये बुक निकल कर आई। एंड एग्ज़ाम के अंदर टॉप किसने किया? साक्षी मलिक ने। तो यहाँ पर साक्षी मलिक से बना साक्षी भाव। तो ये एक और बुक हमको समझ में आ गई। तो 4 बुक आपको क्लियर हो गई, सोशल हारमनी, एग्ज़ाम वॉरियर्स, संघर्ष में गुजरात और साक्षी भाव। ये 4 बुक नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखी हुई हैं। एंड एक और बुक है सबका साथ सबका विकास। तो ये स्टेटमेंट तो सुनते ही हमको नरेंद्र मोदी दिमाग में आते हैं, तो इनके द्वारा ही लिखी गई बुक है। तो 5 बुक आपको याद हो गई है। तो एक मज़ेदार कहानी के माध्यम से 5 बुक को हमने याद कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली बुक जो हम याद करेंगे उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय दत्त को। संजय दत्त बहुत ही फेमस एक्टर, किस तरीके के गेटअप में हमको दिख रहे हैं? ये जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनके गेटअप में हमको दिख रहे हैं। ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनसे संबंधित ये मूवी कर रहे हैं। तो प्रॉपर ड्रेसअप कर रखा है इन्होंने, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गेटअप में दिख रहे हैं हमको संजय दत्त, फेमस एक्टर। ठीक है, तो इनकी जो बायोपिक है वो कौन कर रहे हैं? संजय दत्त कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो। तो ये छवि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाती है। तो हमको ये तो जरूर पता है कि मनमोहन सिंह जी पर बेस्ड एक बुक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिस पर मूवी भी बनी है। पर इस बुक को लिखा किसने? तो अब इस ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, संजय दत्त से बनेगा हमारा संजय बारू। संजय बारू ने ही इस बुक को लिखा है। हो गया आपको याद? ये कभी भी नहीं भूल सकते। ये छवि अच्छे से दिमाग में सेट हो गई है, इमेज अच्छे से बन चुकी है दिमाग के अंदर।
कभी भी एग्जाम में आएगा, आप बिल्कुल सही आंसर ही टिक करोगे। हमको याद कुछ भी नहीं करना है, बस इमेज को ध्यान से देखना है, इमेजिन करना है और भूल जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है, बट हमको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि शोले मूवी में कौन एक्टर थे, तो हमको पता है कि अमिताभ बच्चन एक्टर थे वहाँ पर, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं और ये बुक है रानी मुखर्जी की। किसकी बुक है? रानी मुखर्जी की। तो रानी मुखर्जी की जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें एक घटना के बारे में आपको पता चलता है। रानी मुखर्जी अपने कॉलेज ईयर्स के बारे में एक स्टोरी बताती हैं बुक के अंदर। आप पढ़ते हो उसको तो कॉलेज ईयर्स की कहानी वो बताती है कि जैसे ही वो कॉलेज में गई थी तो उन्होंने जाते ही एक ड्रामा में पार्टिसिपेट किया जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले किया। वाह भैया, बहुत अच्छा लगा सुन के आपको भी। एक्टिंग का टैलेंट तो बचपन से ही है उनके अंदर। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया और उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उनको अवार्ड दिया गया। और अवार्ड में क्या मिला उनको? बुलेट्स मिली। जो गन के अंदर लगती है ना बुलेट्स, वो बुलेट्स मिली। तो उनको लगा कि ये तो टॉफ़ी है, तो उन्होंने खा ली। तो जैसे ही उन्होंने वो बुलेट्स खाई टॉफ़ी समझकर, तो उनको क्या हो गया? थ्रॉट में इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? थ्रॉट में इन्फेक्शन हो गया। तो ये एक फ़नी सा इंसिडेंट आपने उनकी बुक में पढ़ा और आपको बड़ा मज़ा आया ये जानकर कि कॉलेज ईयर्स में एक घटना उनके साथ में घटी थी और आपको उसके बारे में पता चला। तो इस पूरी स्टोरी में फ्रेंड्स, आपने एक बुक पढ़ी रानी मुखर्जी के ऊपर, तो बुक से हमको पूरी स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी कि हम बुक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुखर्जी से बनेगा प्रणव मुखर्जी। बेसिकली हम प्रणव मुखर्जी की बात कर रहे हैं। कॉलेज ईयर्स की बात हो रही थी तो कॉलेज ईयर से बनेगा फ्रेंड्स कॉलेशन ईयर। द कॉलेशन ईयर्स प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इसके बाद में स्टोरी में एक ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया था। तो ड्रामा से बनेगा ड्रामेटिक डिकेड एंड इंदिरा गांधी से बनेगा द इंदिरा गांधी ईयर्स। तो यहाँ पर बुक का नाम निकल कर आया द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? प्रणव मुखर्जी के द्वारा। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उनको क्या मिला? बुलेट्स मिली अवार्ड के रूप में। तो बुलेट्स से बनेगा फ्रेंड्स हमारा टर्बुलेंट। बुलेट टर्बुलेंट। तो द टर्बुलेंट ईयर्स किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। एंड वो बुलेट टॉफ़ी समझकर उन्होंने खाई थी जिससे उनको थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया। तो थ्रॉट से बनेगा हमारा थॉट्स। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें? प्रणव मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो चारों बुक आपको याद हो गई प्रणव मुखर्जी से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी आती है हमारे सामने पी चिदम्बरम, भारत के पूर्व वित्त मंत्री। इनसे संबंधित 4 इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको याद कराऊंगा अभी। पी चिदम्बरम ये सभी को पता ही है, कांग्रेस के गद्दावर नेता और भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। क्लियर। अब चिदम्बरम साहब की बात करें तो बेसिकली ये 4-5 चीज़ें कहते हैं, ध्यान से देखो आप एक बार समझो। ये बोलते हैं कि मैं हमेशा सच बोलूँगा। क्या बोलते हैं ये? कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, भले ही मैं विपक्ष में क्यों ना हूँ। कांग्रेस अभी विपक्ष में है, तो अभी ये विपक्ष में है, तो बोलते हैं कि भले मैं विपक्ष में हूँ तो भी मैं बिना डरे फियरलेस अपनी बात रखूँगा। ठीक है। ये बोलते हैं कि मैं एक स्टैंडिंग गार्ड से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। एक गार्ड कहीं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ होगा जो कि मेहनत करता है दिन भर, तो उससे वो इंस्पायर्ड हुए और बोले हैं कि जैसे ये अपना काम कर रहा है, अपना रोल निभा रहा है, उसी तरीके से देश के लिए मैं अपना रोल निभाऊंगा। किससे इंस्पायर्ड हुए हैं? एक स्टैंडिंग गार्ड से इंस्पायर्ड हुए हैं। ओके। जिस बिल्डिंग में वो रहते थे तो उस बिल्डिंग में दिन भर ऊपर नीचे आना जाना लगा रहता है, तो उस दौरान गेट पर खड़े गार्ड को देखकर वो इंस्पायर्ड हुए। अब चूंकि वित्त मंत्री रहे हैं तो सेविंग करने की आदत तो स्टार्टिंग से उनकी रही है, तो वो फंड्स को वेस्ट खर्च नहीं करते हैं, फंड्स को बचा के रखते हैं, सेव करते हैं। तो सेविंग वर्ड जो है उनसे रिलेट करता है। तो इस पूरी कहानी में, स्टोरी में जो 4-5 चीज़ें आपको पता चली है, ये इनकी बुक्स की तरफ हमको ले जाती है। पहला, ये बोलते हैं कि मैं हमेशा सच बोलूँगा, स्पीकिंग ट्रूथ। तो स्पीकिंग ट्रूथ नाम से इनकी एक बुक है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। पी चिदम्बरम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। सेकंड बात करते हैं, चूंकि ये कांग्रेस के गद्दावर नेता है, कांग्रेस अपोजिशन में है, तो ये कहते हैं कि अपोजिशन में भले हूँ मैं, पर फियरलेस बिना डरे अपनी बात रखूँगा। तो फियरलेस इन अपोजिशन ये सेकंड बुक है पी चिदम्बरम जी की। तीसरा, ये बिल्डिंग में आते जाते अपने गार्ड से इंस्पायर्ड हुए, जो हमेशा खड़े हुए पोजीशन में उनको दिखता है, स्टैंडिंग गार्ड। इनकी तीसरी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि पी चिदम्बरम द्वारा लिखी गई है, स्टैंडिंग गार्ड। एंड चौथा, चूंकि ये वित्त मंत्री रहे हैं तो सेविंग की इनको आदत है, तो सेविंग से बनेगा फ्रेंड्स सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। इनकी चौथी इंपॉर्टेंट बुक है। तो चारों याद हो गई आपको। एक बार और जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। पी चिदम्बरम साहब
भारत के पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस के गद्दावर नेता, ये क्या बोलते हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो भले ही मैं विपक्ष में हूँ पर फियरलेस अपनी बात रखूंगा। अपने बिल्डिंग में आते जाते समय अपने गार्ड से ये इंस्पायर्ड हुए, जो कि हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में उनको दिखता है कि ये अपना रोल निभा रहा है तो मुझे भी अपना रोल निभाना है। चूँकि वित्त मंत्री रहे हैं तो सेव करने की आदत स्टार्टिंग से इनकी रही है, तो सेविंग वर्ड हमको हमेशा दिमाग में रहता है। तो ये पूरी स्टोरी है। इस पूरी स्टोरी में जो कीवर्ड है उससे हमको इनकी सारी बुक का नाम इजीली याद हो जाता है। सच बोलने की बात करते हैं ये तो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माय अल्टरनेटिव व्यू इनकी बुक हो गई। अपोजिशन में है अभी, और अपोजिशन में रहते हुए बिना डरे अपनी बात रखने की बात कहते हैं, फियरलेस, तो फियरलेस इन अपोजिशन सेकंड बुक हो गई। स्टैंडिंग गार्ड से इंस्पायर्ड हुए तीसरी बुक हो गई। एंड चौथा सेविंग से रिलेटेड हो गई, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये चारों बुक बड़ी आसानी से दिमाग में सेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, और ये क्रिकेट मैच चल रहा है सौरव गांगुली और शिवम दुबे की टीम के बीच में। किसके बीच में चल रहा है? सौरव गांगुली और शिवम दुबे की टीम के बीच में। एंड इस मैच में जो एम्पायर का किरदार है वो कौन प्ले कर रहे हैं? अमित शाह जी। अमित शाह जी एम्पायर हैं, तो सब कुछ इनके हाथ में ही है भैया। अब मैच हो रहा है, मैच चल रहा है। हम सभी को पता ही है कि अमित शाह जी जो है वो बीजेपी से आते हैं। तो मैच के दौरान हम देखते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं वो मार्च निकालने लगते हैं ग्राउंड में। अब चूंकि एम्पायर जो है अमित शाह जी वो तो बीजेपी से ही आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये मार्च निकालने की परमिशन दे देते हैं। बोले ठीक है मार्च निकालने दो, फिर गेम हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो मार्च निकल जाता है बीच ग्राउंड से, एंड फिर हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है। आप इमेजिन करिए कि आप ऑडियंस में बैठे हुए हो और एकदम से विचित्र ये घटना देखते हैं कि बीच में बीजेपी की रैली एक निकल जाती है, एक मार्च निकल जाता है बीजेपी का, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है और वापस से मैच स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अलग सी घटना आपको देखने को मिलती है बीच ग्राउंड में। तो आपने एक मैच देखा सौरव गांगुली और शिवम दुबे का, तो यहाँ से दो नाम हमको निकल के आ रहे हैं, गांगुली और शिवम दुबे। तो बनेगा फ्रेंड्स अनिर्बन गांगुली एंड शिवनाथ द्विवेदी। इनकी बुक का नाम क्या है? अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। कितनी आसानी से याद हो गया हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉलिटिशियन को लेते हैं हम, जो कि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनसे रिलेटेड 4 ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती हैं। चलिए याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। एपीजे अब्दुल कलाम को इमेजिन करिए कि एक सपना आता है, एक ड्रीम आता है। अब हम सभी को बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि मुझे मिसाइल को भेजना है और एक पॉइंट से वापस टर्न करके स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस लेकर आना है। तो बोले यार ये कैसे करूं मैं, तो इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था उनको। तो ड्रीम में इसका आंसर उनको मिलता है। वो देखते हैं कि मिसाइल को क्या करो, सबसे पहले तो विंग्स लगा दो, मिसाइल के विंग्स लगा दो। तो ये पता चल गया उनको कि मिसाइल के क्या करना है, विंग्स लगाना है। फिर मिसाइल को क्या करो आप, इग्नाइट कर दो। मतलब मिसाइल को भेजना है तो आग तो लगाना पड़ेगी, तो मिसाइल को क्या करो, इग्नाइट कर दो। अब जैसे ही मिसाइल को इग्नाइट करते हैं, आग लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस आग के कारण जो मिसाइल के विंग्स लगे उसमें भी फायर लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया उनको। उसके बाद वो देखते हैं कि मिसाइल जब जाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद में टर्न होकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती हैं। तो इस तरीके से उनकी प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन मिल जाता है और एकदम से वो ड्रीम से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे अपने ड्रीम पर एक्शन लेना है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम की इस कहानी से, इस स्टोरी के माध्यम से 4 बुक आपको याद हो चुकी है। देखिए उन्होंने ड्रीम देखा, ड्रीम में जो भी देखा उस पर उन्होंने फिर एक्शन लिया। तो यहाँ पर हमारी बुक का नाम निकल कर आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने सपने में क्या देखा, ड्रीम में क्या देखा था कि मिसाइल को क्या लगा दिए हैं, विंग्स लगा दिए हैं, और मिसाइल को इग्नाइट किया, आग लगाई उसमें, जिससे कि विंग्स में भी फायर लग गई। तो यहाँ पर बना विंग्स ऑफ फायर। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तकें। इग्नाइट किया था मिसाइल को, तो इग्नाइटेड माइंड्स इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। एंड मिसाइल जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर टर्न लेकर वापस आ जाती हैं, तो टर्निंग पॉइंट्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो इस तरीके से चारों बुक का नाम हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिभा देव सिंह पाटिल की। प्रतिभा पाटिल ये भी भारत की पूर्व राष्ट्रपति, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो देखिए प्रतिभा की बात हो रही है। अब जिस भी खिलाड़ी के पास में प्रतिभा होगी वो देश का नाम तो बढ़ाएगा ही सही, राइज करेगा इंडिया को। तो प्रतिभा देव सिंह पाटिल की बुक का नाम क्या है? राइज इंडिया। कितनी आसानी से हमको समझ में आ गया, राइज इंडिया प्रतिभा देव सिंह पाटिल की बुक का नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं मीरा कुमार की। मीरा कुमार आप सभी को बताइए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो जब भी मीरा कुमार का नाम आता है तो पार्लियामेंट हमको दिमाग में आता है, संसद हमको दिमाग में आता है,
और स्पीकर का पद दिखता है। तो बस पार्लियामेंट और स्पीकर ये दो वर्ड ही हमको ढूंढना है उनकी बुक के नाम में। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव, ये बुक मीरा कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देख के हमको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है कि इसको हमको ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़े, बस देख के ही हमको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्टोरी हमारी ऐसे चालू होती है कि एक व्यक्ति है और ये श्रीलंका में खड़े हुए हैं। कहाँ पर? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में जब ये खड़े हुए हैं तो अपने मोबाइल को ये ओपन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क बहुत स्लो है। तो वो चेक करते हैं कि यहाँ पर तो 2G नेटवर्क आ रहा है, श्रीलंका में 2G नेटवर्क आ रहा है। तो वो परेशान हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, फिर से बार बार फ़ोन को रीसेट करते हैं कि चलो रीसेट करने से क्या पता 3G या फिर 5G नेटवर्क आ जाए, बट नहीं आता है, 2G ही रहता है। फाइनली वो परेशान हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, अपना फ़ोन फेंकने लगते हैं। इतने में एक आदमी आता है और बोलता है कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको, आपका नेटवर्क अच्छे से आ जाएगा, तो सब्र करो थोड़ा सा। तो वो आदमी क्या बोल के जाता है, सब्र करो। तो सब्र वर्ड जो है ना, इसी से ही हमारे पॉलिटिशियन का नाम निकल कर आएगा। सब्र सब्र सुब्रमण्यम स्वामी, बिल्कुल सिमिलर हमको मैच कर रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी की ही हम बात कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति थे वो कौन थे? सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है। तो कहाँ पर खड़े थे वो? श्रीलंका में, और अपने मोबाइल में परेशान हो रहे थे कि 2G नेटवर्क आ रहा है और बार बार फ़ोन को रीसेट कर रहे थे। तो ये जो तीनों वर्ड है ना, इन तीनों वर्ड से रिलेटेड ही उनकी बुक का नाम है। श्रीलंका इन क्राइसिस, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम एंड रीसेट से बनेगा रीसेट रीगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी। तो इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो 3 इंपॉर्टेंट बुक है वो भी हमको याद हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। देखिए इनकी बुक का नाम क्या है वो ट्रिक से याद करेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे नाम सुनते हैं हम तो मोहम्मद अली नाम हमारे दिमाग में आता, जो कि अमेरिकन एक बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। इमेजिन करिए कि मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं ये अपना मैच जीत चुके हैं और जीतने के बाद में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। उसके लिए आतिशबाजी के लिए ये आतिशबाजी के सामान कहाँ पर लेने गए हैं? चीन में लेने गए हैं। तो मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं वो आतिशबाजी का सामान चीन लेने गए हैं। तो आतिशबाजी और चीन से बनेगा आतिश चिनार, जिसे फ्लेम्स ऑफ चिनार भी कहते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा आपसे बुक से रिलेटेड, तो आप जैसे ही वर्ड देखोगे आतिश चिनार, उसमें आपको आतिशबाजी नज़र आ रही है और आतिशबाजी का सामान लेने के लिए चीन कौन गया था? एक फेमस बॉक्सर जिसका नाम है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली से रिलेटेड नाम देखना है आपको, तो ऑप्शन में दिख जाएगा। कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आप बना लोगे। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का नाम क्या है? आतिश चिनार। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो राधा कृष्ण को इमेजिन करिए, राधा जी जो है वो कृष्ण भगवान से कुछ मांग रही है। वो क्या मांग रही है? 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, वो एक बुक मांग रही है ब्रह्मा के ऊपर, ब्रह्मा की लाइफ के ऊपर। तो कृष्ण भगवान को ब्रह्मा की लाइफ के ऊपर वो बुक दे देते हैं। दूसरी चीज़ वो मांगती है कि एक हिंदू की लाइफ कैसी होना चाहिए उसके ऊपर भी अगर कोई बुक हो तो मुझे दे दो, तो वो दूसरी बुक भी दे देते हैं। तीसरी चीज़ राधा जी जो है वो कृष्ण भगवान से मांगती है कि एक सूट और एक पर्स। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बोले यार सूट और पर्स ये आपको क्यों चाहिए? तो बोले मुझे बस चाहिए ऐसे, मुझे सूट और पर्स बना के दो आप कि जो भी उसको ले वो हमेशा सच बोले। जो भी सूट और पर्स लेगा वो हमेशा सच बोलेगा, उसके मुंह से झूठ निकलेगा ही नहीं। तो बोले ठीक है, ये भी दे देते हैं। तो तीनों चीज़ दे दी कृष्ण भगवान ने राधा जी को। तो ये स्टोरी हमेशा आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है। पहली चीज़ क्या मांगी उन्होंने? ब्रह्मा की लाइफ के बारे में जानने के लिए कहा, तो उससे रिलेटेड उनको बुक मिल गई, द ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये याद हो गया हमको। दूसरी चीज़ उन्होंने मांगी कि हिंदू की लाइफ कैसी होना चाहिए, इससे संबंधित अगर कोई बुक हो तो मुझे दो। तो उन्होंने एक बुक दे दी उनको। यहाँ से हिंदू लाइफ मतलब हमको एक बुक का नाम समझ में आ रहा है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तीसरी चीज़ उन्होंने मांगी पर्स और सूट। तो पर्स और सूट जो भी लेगा वो हमेशा सच बोलेगा। इस तरीके के उन्होंने जादुई पर्स और सूट मांगे। तो पर्स सूट से बनेगा फ्रेंड्स द परसूट ऑफ ट्रूथ। परसूट में पर्स और सूट आपको देखिए वर्ड मिक्स समझ में आ जाएगा, इजीली आप इसको कनेक्ट कर लेंगे एंड अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तीनों बुकों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हामिद अंसारी जी की बुक का नाम। देखिए हामिद अंसारी की बुक का नाम याद करना है, बहुत ही सिंपल है। हामिद में स्टार्टिंग में देखिए एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, हम। दिख रहा है ना हम? तो हम लोग कौन है? देश के अंदर हम लोग कौन है? सिटीजन है, और आपस में मिल जाते हैं तो सोसाइटी बना लेते हैं। तो बस इनकी बुक का नाम भी ऐसा ही है, सिटीजन एंड सोसाइटी सिलेक्टेड राइटिंग। ये हामिद अंसारी की एक फेमस बुक है जो जनरली एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो
उनको सच बोलने की अच्छी आदत थी। सेकेंड चीज़ कि इंदिरा गांधी को भारत की स्वतंत्रता सेनानी की बेटी के रूप में भी देखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, तो फ्रीडम्स डॉटर कर कर उन्हें याद किया जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़, हम सभी को पता ही है कि इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, तो वो वाला जो मोमेंट है वो हमेशा हमको याद रहता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई इंदिरा गांधी से रिलेटेड। पहला बताया सच बोलती थी वो, तो सच से बनेगा हमारा माय ट्रूथ। दूसरी चीज़, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, मतलब भारत की स्वतंत्रता सेनानी की बेटी के रूप में उन्हें देखा जाता है, फ्रीडम्स डॉटर। तो दूसरी बुक का नाम क्या है उनकी? फ्रीडम्स डॉटर है। तीसरी चीज़, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो वो मोमेंट जो है सभी को रिमेंबर है, दिमाग के अंदर याद रहता है। तो रिमेंबर्ड मोमेंट्स, ये उनकी तीसरी बुक का नाम है। तो तीनों बुक जब भी आप देखोगे इस तरीके से हमने इसको पढ़ा है कि आपके दिमाग में तुरंत इंदिरा गांधी का नाम आ जाएगा। तो हो गया आपको याद अच्छे से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन की बुक को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। 50 बुक आपको याद हो चुकी है, 50 बुक के ऑथर का नाम याद हो चुका है। आपके दिमाग में इस तरीके से डेटा सेट है कि आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। एग्जाम में आप क्वेश्चन फेस करोगे 100% आपका आंसर बिल्कुल सही ठीक होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो वीज़ा से संबंधित स्टोरी आपके दिमाग में आ रही होगी कि वीज़ा की लाइन में लगे हुए थे, एकदम से आपने पीछे देखा तो BR अम्बेडकर दिखे आपको, तो BR अम्बेडकर से रिलेटेड स्टोरी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिल्कुल हमारे दिमाग में स्टोरी चल रही है, करेक्ट आंसर हमको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अनमास्किंग इंडिया पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में चल रही है। नितिन गडकरी जी ने ट्रांसपोर्टेशन रोड के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। रोड के इंस्पेक्शन के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ने मास्क लगा रखा है, उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ऐसी इमेज हमने बनाकर हमारे दिमाग में सेट कर ली, जिससे कि जब भी ये क्वेश्चन आए एग्जाम में आप सही टिक करोगे। तो अनमास्किंग इंडिया नितिन गडकरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमको एक स्टोरी दिमाग में आ रही है कि जवाहरलाल नेहरू बुक पढ़ रहे थे और बुक में से उनका एक ओल्ड लेटर निकला, पुराना लेटर था वो। जैसे उन्होंने उसको ओपन किया तो उसमें से एक बेंच निकली, तो बेंच बना बंच, और ओल्ड लेटर था तो जवाहरलाल नेहरू, सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है स्टोरी से, बी आंसर। चेंजिंग इंडिया पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। उनके जो डिसीजन थे 1991 में, उसके बाद में इंडिया में हमको चेंज देखने को मिला LPG रिफॉर्म्स के बाद में, तो इंडिया को चेंज कर दिया मनमोहन सिंह ने, सी आंसर। द परसूट ऑफ ट्रूथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पर्स और सूट की बात हो रही है। तो राधा जी ने मांगा था कृष्ण भगवान से कि मुझे ऐसे पर्स और सूट दो कि जो भी उसको लेगा वो हमेशा सच बोलेगा, ट्रूथ निकलेगा उसके मुंह से। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे से टेस्ट लगाइएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।